नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे हाउ टू प्रिपेयर ए रिसर्च प्रोजेक्ट। जो परियोजना अनुसंधान परियोजना है उसको किस तरह से तैयार करें, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ये प्रोजेक्ट रिसर्च के जो एरिया की हम बात करते हैं तो एक बिगिनिंग होती है जहाँ आप है ना राइट अप लिखते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट लिखते हैं, डिसर्टेशन लिखते हैं एमफिल के लिए या प्रोजेक्ट वर्क के लिए, और थीसिस लिखते हैं पीएचडी के लिए। उसके बाद पोस्ट डॉक और डिलीट, ये सभी जो रिसर्च है उसके बहुत स्टेप बाय स्टेप आयाम हैं, हम ये कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें उसके लिए कुछ आधारभूत रिसर्च से जुड़े हुए क्वेश्चन मैंने तैयार किए। उन क्वेश्चन का उत्तर हम खोजेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि एक्चुअली रिसर्च प्रोजेक्ट को किस तरह से तैयार किया जाना चाहिए। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। जो आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, हाइपोथेसिस पर की यहाँ बात की गई। प्राकल्पना क्या है, रिसर्च गैप है, रिसर्च क्वेश्चंस हैं, रिव्यू लिटरेचर या साहित्य समीक्षा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी अनुसंधान प्रविधि है, और रिसर्च का टॉपिक हम क्या चुनें, ये सब बातें जिन पर हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि शोध के लिए किसी विषय बिंदु का चयन कैसे किया जाए। ये सबसे बड़ा सवाल है कि कोई भी जो हम टॉपिक लेना चाहते हैं उसका चयन किस तरह से करें। तो साथियों, बेसिकली अगर हम साइंटिफिक अप्रोच की बात करें तो पहले हमें जो भी हमारी इमेजिनेशन है, जो भी हमारा कोई विचार है, आइडिया है, उस आइडिया से संबंधित हमें रिसर्च का जो पार्ट है उस पर ध्यान देना होगा कि जो हमारे जो टॉपिक हमने सोचा है कि उसके डाटा कलेक्शन कैसे होंगे, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, क्वेश्चनरी क्या होगी, उसमें मिक्स्ड यानी क्वांटिटी और क्वालिटी मेथड का यूज किया जाएगा, किस तरह से हम करेंगे, यानी कि वो तरीका हमें आना चाहिए। और उसके बाद हम आते हैं रिसर्च टॉपिक पर। लेकिन यहाँ हम सामान्य रूप से ये देखेंगे कि सबसे पहले हम जो विचार सोचना चाहते हैं, जिस पर हम रिसर्च पुनः अनुसंधान करना चाहते हैं, दो तरीके हैं कि कोई भी ऐसा विचार या आइडिया जो एग्जिस्ट करता है उसकी वैलिडिटी को अगर हमें चेक करना है तो रिसर्च है, पुनः अनुसंधान है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बीच की जो आइडिया दिया गया है क्या वह आइडिया सही है। मान लीजिए हम कहें कि जो तकनीकी शिक्षा है वो ज़्यादा कारगर है बजाय सामान्य शिक्षा की, तो इस हाइपोथेसिस को हम चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं रिसर्च के माध्यम से। तो रिसर्च जब हम सोशल साइंस की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम होता है समाज विज्ञान के अंतर्गत। और समाज विज्ञान की जो उपादेयता है, रिलेवेंस है, वो भी इस बात पर निर्भर करती है कि जो समाजशास्त्री सामाजिक सिद्धांतकार हैं वो सामाजिक प्रयोगशाला में किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह के आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं, और वो कितनी सार्थकता रखते हैं, बदलाव की बात करते हैं या जो वस्तु स्थिति उसको चेक कर। दूसरा कि हमारी खुद की एक प्राकल्पना, इमेजिनेशन हो सकती है, हाइपोथेसिस बोला जाता है उसको रिसर्च में, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं या उसको नलिफाइड कर सकते हैं या हम उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, या किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी की क्रिटिकल कि मान लीजिए वह जो स्थापित कोई भी सिद्धांत है या योजना है या तथ्य है उसको हम अगर फॉल्सिफाई कर देते हैं, उसको असत्य साबित कर देते हैं, तो ये नई क्रिटिकल थ्योरी को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें शोध के लिए विषय बिंदु का चयन करना चाहिए कि जो हमारी रुचि का विषय हो। रुचि का विषय का मतलब है कि वह एरिया जिसके बारे में आपने अब तक अध्ययन और अध्यापन कराया है या किया है, या आपने कोई ना कोई उसके बारे में आधारभूत जानकारी जुटाई है, उसके बारे में आपको बेसिक का पता होता है। मान लीजिए आपके डोमेन पॉलिटिकल साइंस में हम बात करें तो इंडियन थॉट आपने पढ़ा है, वेस्टर्न थॉट के बारे में पढ़ा है, पॉलिटिकल थियरी के बारे में पढ़ा है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ा है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा है, या कास्ट के बारे में, रीजन के बारे में, कम्युनलिज्म के बारे में, और तरह के जो आस्पेक्ट हैं, लैंग्वेज है उनके बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये आपने पढ़ा है। अब इनमें से आपको कोई विषय का चयन करना है कि किस विषय बिंदु पर हम रिसर्च करें। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपकी जो हाइपोथेसिस क्या है, आप क्या सोचते हैं, उस हाइपोथेसिस के हिसाब से उस एरिया को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें इंडियन थॉट
के किसी बिंदु पर रिसर्च करना है, जो या वेस्टर्न थॉट है उस पर रिसर्च करना है, इंटरनेशनल रिलेशन में करना है, इंडियन डिफेंस पॉलिसी में करना है, डिप्लोमेसी में करना है, कास्ट के बारे में करना है, रिलीजन के बारे में करना है, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में करना है, डेवलपमेंट के बारे में है, या पब्लिक पॉलिसी के बारे में, ये हमें तय करना पड़ेगा। तो एक बड़ा बड़ा हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो विषय क्षेत्र है उसको हमें तय करना पड़ेगा। जो विषय क्षेत्र है उसको तय करने से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो रिसर्च है वह किससे संबंधित है और कहाँ हम रिसर्च करना चाहते हैं। ये सबसे मुख्य आधार होगा। अब जो हम रिसर्च करना चाहते हैं उसका ध्येय क्या है, कौन से ऑब्जेक्टिव हमारे हैं जिनको हम फुलफ़िल करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। कि मान लीजिए आप कहें कि इंडियन नॉलेज और ट्रेडिशन है वह बेटर है रादर देन वेस्टर्न नॉलेज एंड ट्रेडिशन, ये हाइपोथेसिस है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें कंपैरेटिव मेथड के माध्यम से जो वेस्टर्न आइडियाज़ हैं और वेस्टर्न नॉलेज एंड ट्रेडिशन है वो उसके साथ इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन का कंपैरेटिव स्टडी करना होगा। तो तुलनात्मक रूप से हम उस विषय का चयन कर सकते हैं कि दोनों में कौन ज़्यादा प्रामाणिक है। तो ये ध्येय होना चाहिए। इसके अलावा कि हमारी जो प्राकल्पना है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो प्राकल्पना किससे संबंधित है, वह तय करती है कि जो हमारा विषय है वह किसके नज़दीक होगा। ये प्राकल्पना कि हाइपोथेसिस आप क्या सोचते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि जो एंसेंट एजुकेशन मेथड था वो बेटर है मॉडर्न इंडियन मेथड की तुलना में, तो इन दोनों के बीच आप दूसरा आपको ये लगता है कि इंडियन एंड नॉलेज ट्रेडिशन का मैं एक इस विषय ले रहा हूँ कि मान लीजिए उसको भारतीय चिंतन की मैं बात कर रहा हूँ, तो भारतीय चिंतन में किस तरह से हम शोध का जो टॉपिक है उसका चयन कर सकते हैं और उस पर किस तरह से हम सोच सकते हैं, उसके जो रिसर्च के पैमाने हैं उन पैमानों पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने सोच लिया कि हमारा विषय क्षेत्र है वो भारतीय राजनीतिक चिंतन है। हमारा ध्येय है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो वैज्ञानिकता है, प्रामाणिकता है और जो वैधानिकता है उसको टेस्ट करना है। हमारी हाइपोथेसिस ये है कि इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन बेटर है वेस्टर्न नॉलेज की तुलना में, ये है। तो हमने ये चयन किया विषय का कि भारतीय चिंतन और ज्ञान की जो परंपरा है उस भारतीय चिंतन और ज्ञान की परंपरा का पश्चिमी चिंतन और ज्ञान की परंपरा में तुलना करना, या हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय चिंतन और ज्ञान की परंपरा का ऐतिहासिक विश्लेषण करना चाहते। तो हमारा विषय अपन ने ऐसे चुन लिया, हमने ऐसे चुना है कि भारतीय चिंतन और ज्ञान की परंपरा एक ऐतिहासिक विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, एक तुलनात्मक अध्ययन, इस तरह से बहुत से टॉपिक का हम चयन कर सकते हैं जो हमारे इससे संबंधित हो सकते हैं। या हम पब्लिक पॉलिसी में देखना चाहते हैं कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है या सिटीजन चार्टर है जो हमारे लिए सिविल राइट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो आरटीआई से गवर्नेंस में क्या बदलाव आया है, ये हमारी हाइपोथेसिस होगी। तो आरटीआई ने गुड गवर्नेंस को डिज़ाइन किया है। तो हमारे लिए यहाँ विषय हो सकता है सूचना का अधिकार और सुशासन, एक ऐतिहासिक अध्ययन या सूचना का अधिकार से सुशासन में सकारात्मक परिवर्तन, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा विषय हो सकता है। हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है, मेथड है, कि भारतीय शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन, एक हिस्टोरिकल एनालिसिस हो सकता है, कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है कि भारतीय जो एजुकेशन मेथड है उसमें क्या चेंजेज आते हैं, उनको चेंजेस से क्या परिवर्तन आएगा, उनको कैसे टेस्ट करेंगे, डाटा हमारे पास क्या होगा, वो भी हम कर सकते हैं। या हम कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की बात करें तो डेमोक्रेसी में क्या चेंजेज होंगे, या जिसको हम पीपुल्स डेमोक्रेसी कहें, लोगों का जनतंत्र है, तो जनतंत्र को हम और अच्छे या वास्तविक रूप से में डेमोक्रेसी मीन्स जो लोग हैं उनका शासन होना चाहिए, तो लोगों के शासन में कैसे कर सकते हैं। या हम जैसे जयप्रकाश नारायण ने मूवमेंट किया ऐसे कि डेमोक्रेसी फॉर सिटीजन्स, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी, इसका मतलब है कि लोकतंत्र नागरिकों के लिए, नागरिक लोकतंत्र के लिए हैं। तो इस लोकतंत्र में रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए, सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए नागरिकों को उत्तरदायी होना होगा, जिम्मेदार होना होगा। जैसे हम से सोचें कि स्वीडन में लाइक ऑब्डूसमेंट डिज़ाइन किया गया, या हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमें पब्लिक पॉलिसी में या पब्लिक
जो मैटर हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए ग्राम सभा का प्रावधान किया गया और राइट टू इन्फॉर्मेशन का प्राधिकार दिया गया। लेकिन हम कितने लोग इनका यूज करते हैं और इनमें भाग लेते हैं, तो ये भी विषय हो सकता है कि भारत के लोगों की जो राजनीतिक संस्कृति है, तो भारतीय लोगों की राजनीतिक संस्कृति का नकारात्मक पक्ष है, सकारात्मक पक्ष है, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है, हम ये टेस्ट कर सकते हैं डाटा एनालिसिस के माध्यम से कि एक्चुअली केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस करने से जो मेंटिलिटी है इंडियन सिटीजन्स की वो चेंज नहीं होती है। ये हमारी हाइपोथेसिस है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो सवाल है वह है कि उपलब्ध साहित्य की समीक्षा कैसे करें। यदि हमने एक डोमेन को टेंटेटिव रूप से डिज़ाइन कर लिया कि हमें भारतीय चिंतन और परंपरा की वैधानिकता की टेस्ट करनी है, भारतीय चिंतन परंपरा में वैज्ञानिकता की जांच करनी है, भारतीय चिंतन परंपरा की प्रामाणिकता की जांच करनी है, या भारतीय चिंतन और परंपरा एक्चुअली चिंतन और परंपरा है नहीं, या एलिट की या मास की परंपरा है, उसको टेस्ट कर सकते हैं। अब जो हमने सोचा है, जो बिंदु लिया है, उस बिंदु से संबंधित अब तक कौन से अनुसंधान किए गए हैं। उपलब्ध साहित्य की समीक्षा का मतलब है कि वह साहित्य टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, क्लासिकल टेक्स्ट, रिपोर्ट्स, पांडुलिपि, तमाम तरह के ऑनलाइन ऑफलाइन आर्कियोलॉजिकल जो डाटा हैं वो हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, पुरातात्विक वो हैं, लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक स्रोत, ये सब स्रोत आ गए। उन स्रोतों का हमें रिव्यू करना है, उनकी समीक्षा करनी, यानी कि हमारे पास एक आधारभूत पाठ्य सामग्री होनी चाहिए जिससे हम हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, अगर एम्पिरिकल होगा तो भी हमें उसके लिए थ्योरी तो चाहिए बेस के रूप में। तो जो संबंधित लिटरेचर अवेलेबल है, उस संबंधित लिटरेचर की हमें रिव्यू करनी है ताकि हमें मालूम चले कि हमने जो बिंदु लिया है, हमने जिस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए टाइटल लिया है, उस टाइटल से संबंधित कोई काम पहले हुआ भी है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो क्या हुआ है, और अगर क्या हुआ है तो उसमें कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान देना पड़ेगा या जिनमें हम बदलाव कर सकते हैं। तो ये इसमें आर्टिकल्स हो सकते हैं, रेफरेंस बुक हो सकती हैं, टेक्स्ट बुक हो सकती हैं, इंटरव्यू हो सकते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो सकती हैं, पुरातात्विक स्रोत हो सकते हैं, साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं, तमाम तरह के प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के स्रोत हो सकते हैं, वो हमें रिव्यू करना है। इसके अलावा रिसर्च भी हो सकता है जो पीएचडी की गई, लाइक शोध गंगा ई गंगोत्री पर जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की गई है या पोस्ट डॉक किया गया है, डीलिट की गई है, एमफिल की गई है, उनके जो लिटरेचर है उस लिटरेचर का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। उसको अध्ययन करने से हमें उस विषय से संबंधित विषय सामग्री और अब तक किए गए अनुसंधान के बारे में मालूम चलता है। तीसरा सवाल है कि साहित्य के शोध अंतराल का कैसे पता करें। कि जो साहित्य है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो साहित्य हमारे पास है, तो साहित्य हमने चुन लिया कि मान लीजिए हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास आर्टिकल हैं, हमारे पास जो भी है वो विषय सामग्री हमारे पास अवेलेबल है। तो जो विषय सामग्री हमारे पास है, उस विषय सामग्री का हमें अध्ययन करना होगा। उस विषय सामग्री का अध्ययन करने से हमें ये मालूम होगा कि वह किससे संबंधित है। तो साहित्य के शोध अंतराल को जानने से पहले हमें साहित्य का और उस बिंदु से संबंधित, विषय से संबंधित जो विषय सामग्री है उसका अध्ययन करना होगा। अब अंतराल निकालने के लिए पहले तो ये है कि उसमें क्या बताया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम विषय सामग्री पढ़ रहे हैं वो विषय सामग्री किस पर केंद्रित है, यानी कि उसमें क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि उसमें क्या दिया गया है उसके बारे में। दूसरा कि उसमें क्या नहीं है। जब हम क्या है ये सवाल हो गया इससे संबंधित हमारा, और दूसरा कि क्या नहीं है इसकी अगर हम बात करेंगे तो क्या नहीं है ये सबसे बड़ी बात है। क्या है ये हमने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास उसमें हमने पढ़ लिया है। अब क्या नहीं है ये सबसे बड़ा विषय है जिसकी हम कह सकते हैं कि क्या नहीं है, यानी कि आपके हिसाब से जो हमने जो सोचा है कि ऐसा हमारी हाइपोथेसिस से वो उसमें नहीं मिल रही है, ये हमारी रिसर्च की वो हमें नहीं मिल रही है, तो क्या नहीं है इसका मालूम करना ही क्या है, शोध अंतराल है। यानी ऐसे पक्ष जिनके बारे में बातचीत नहीं की गई है वो शोध अंतराल है। मान लीजिए हम ये सोचते हैं कि रिजर्वेशन है,
तो रिजर्वेशन में हम ये देखें कि जो महिलाओं का पक्ष है उसको दूर रखा गया है, उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की गई है। 73वीं और 74वीं संविधान संशोधन को अगर छोड़ दिया जाए, जहां पंचायत राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण की बात की गई है, तो बाकी जो क्षेत्र हैं वहां पर वुमेन्स रिजर्वेशन की बात उस तरह से नहीं की गई जिस तरह से पंचायती राज में की गई, यानी कि विधानसभाओं में, लोकसभा, राज्यसभा, तमाम तरह विधान परिषदें, जहां पर महिलाओं के लिए भी ऐसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन की और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म की बात की गई हो। तो जो लिटरेचर अवेलेबल है उसमें मान लीजिए ये नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिसर्च गैप हो गया, शोध अंतराल हो गया। या हमने ये सोचा है कि एक्चुअली जो समस्या है हिंदुस्तान में वो पॉलिटिकल कल्चर में, वो सिविक सेंस की है कि वो पॉलिटिकल कल्चर जो है वो इनहेरेंट नहीं हो रही, या राजनीतिक संस्कृति लोगों को सिखाई नहीं जा रही, या जिसमें हम कलाम साहब कहते हैं कि एक्चुअली हमें हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, लोगों में प्रॉब्लम क्या है। करप्शन के बारे में बात करें तो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी फैमिली हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के जो भी हमारे पास टूल्स हैं, वो टूल्स अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं करते, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। यानी कि माता पिता, यानी पेरेंट्स बच्चों को नहीं सिखाते, बच्चे उन बच्चों को नहीं सिखाते, पॉलिटिशियन नहीं सिखाते, ब्यूरोक्रेट्स नहीं सिखाते, जो हमारे सेलिब्रिटी वो नहीं सिखाते। तो किस तरह से हम हमारी राजनीतिक संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, या हमें बोलना नहीं सिखाते, हमें क्वेश्चन करना नहीं सिखाते, हमें स्टेट में ट्रांसपेरेंसी लाना नहीं सिखाते, राज्य के खिलाफ वाद दायर करना नहीं सिखाते, राज्य को चुनौती देना नहीं सिखाते, क्रांति करना नहीं सिखाते, हड़ताल करना नहीं सिखाते। तो ये पॉलिटिकल कल्चर का एक कमज़ोर पक्ष है जिस पर हम रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च गैप का पता लगा सकते हैं कि यहाँ मेन मुद्दा है जहाँ पर भारत विकसित देश क्यों नहीं बन रहा। जो बार बार हम कहते हैं कि भारत एक अमीर देश है, समृद्ध देश है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। तो एक्चुअली मानसिक दिवालियापन जो है वो भारतीय राजनीतिक संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसकी वजह से लोग अपनी संकीर्णताओं को त्याग कर नेशन के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में, स्टेट के बारे में, लोगों के बारे में, पब्लिक वेलफेयर के बारे में, पब्लिक डिस्कोर्स के बारे में बातचीत नहीं करना चाहते, सोचना नहीं चाहते हैं, बदलाव नहीं करना चाहते। जैसे हम उदाहरण के लिए इस रिसर्च गैप निकालें कि मान लीजिए कि रूल्स और रेगुलेशन के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो फिर हम ये रिसर्च करें कि फिर इस सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कैसे है। तो या तो उनकी सरकार ने कानून नहीं बनाया, कानून तो बना रखा है, लेकिन रिसर्च गैप क्या है। हम इसमें हाइपोथेसिस में सोचेंगे कि एक्चुअली भारत की जो पॉलिटिकल कल्चर है, लोगों का सोचने समझने का जो तौर तरीका है, वह अवैज्ञानिक है, वह करप्ट है, वो इंडिविजुअल बेनिफिट पर डिपेंड है। तो हम बाज़ार में जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि जो क्रेता हैं वो एक्चुअली खुद कैरी बैग नहीं लाते, या थैलियाँ मांग रहे हैं, बेचने वाले दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसमें रिसर्च गैप ये है कि इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया कि एक्चुअली लोगों में सिविक सेंस डेवलप करना पड़ेगा। इकोलॉजिज्म का जो कंसेप्ट है वो लोगों को समझाना पड़ेगा। एनवायरनमेंट क्या है वो लोगों की प्राइमरी टीचिंग में शामिल करना पड़ेगा, और प्रकृति के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में उन लोगों को समझाना पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी के यहाँ भूमिगत जल दोहन की बात करें और उनके कुआं है, नलकूप है और बहुत पानी है, तो उससे हम बात करते हैं कि पानी खत्म हो, कि नहीं, खूब पानी है, भरपूर मात्रा में पानी, धरती में बहुत पानी है, कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि धरती ग्रह पर 2/3 जल है, जल ज़्यादा है, उसका ऐसा मानना। लेकिन ये हमारी हाइपोथेसिस का काउंटर कर रहा है कि एक्चुअली लोगों में समझ नहीं है, लोगों में संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति नहीं है, पर्यावरण के बारे में जो जागरूकता है वो नहीं है, इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए कानून, मैकेनिज्म सब कुछ बनाने के बावजूद भी जो भारत में खाद्यान्न पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, उनमें 90% मिलावट है, और ये हम सबको पता है, खाने वालों को पता है, बेचने वालों को पता है, कानून बनाने वालों को पता है, परंतु फिर भी इसमें तब्दीली क्यों नहीं हो रही। इसको फाइंडिंग करना ही रिसर्च गैप है, इसे कहते हैं शोध अंतराल। कि ये जो हमारी हाइपोथेसिस है कि कानून बना देने से व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा एक हाइपोथेसिस, दूसरी कानून बनाने से ही व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता है। आप दोनों को टेस्ट कर सकते हैं, इनके बीच जो गैप है वह रिसर्च गैप है, अंतराल है
कि ये इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि केवल कानून बनाने से ही लोगों की संस्कृति में, चिंतन में, सोच में बदलाव नहीं आता है। उसके लिए हमें लोगों में चेंज करना पड़ेगा। तो ये था रिसर्च गैप। इस तरह विशेष सामग्री पढ़ने के बाद हम ये फाइंडिंग करेंगे कि वो कमी कहाँ है, वो अंतराल कहाँ है, कहाँ ऐसा पार्ट है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से जो अब तक रिसर्च किया गया है वह रिसर्च से साबित नहीं हो रहा, सत्यापित नहीं हो रहा कि ये ध्यान देना कि एक्चुअली लोगों में, जैसे कलाम साहब ने कहा, करप्शन को मिटाने के लिए लोगों की सोच में, क्योंकि करप्शन एक्चुअली इंडियंस के ब्लड में आ चुका है। मैं सिमिलरिटी नहीं कर रहा और जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन ये उनकी डे टू डे की हैबिट जो हैं, हैबिचुअल हो चुकी, अभ्यस्त हैं कि वो पैसे देने वाला, पैसे लेने वाला या नियमों को तोड़ने वाला, वो उसके अभ्यस्त हो चुके हैं। उनको ये लगता ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। जैसे दूध में पानी मिलाने वाला, केमिकल से, उसको लगता ही नहीं कि वो कुछ अपराध कर रहा है। उदाहरण के लिए कि विश्वविद्यालय, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उन लोगों के लिए रखी गई जो थोड़े सीरियस हैं, गंभीर हैं, जो रिसर्च पर और स्टडी पर ध्यान देते हैं। इसलिए कोर्ट के द्वारा, राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि 75% उनकी अटेंडेंस होनी चाहिए। जो रेगुलर, नियमित रूप से कक्षा में नहीं आ सकते, वो उच्च शिक्षा में क्या सकारात्मक तब्दीली कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए हायर एजुकेशन उनके लिए बनी ही नहीं है। बस केवल सरकारी नौकरियों की वजह से, उस सार्वजनिकता की मानसिकता की वजह से, करप्शन की वजह से, काम चोरी की वजह से, बैठे ठाले पैसे लेने की वजह से, या हम कह सकते हैं कि एंटी नेशनल इसको कहा जा सकता है, राष्ट्र के विरोधी जो दृष्टिकोण है, जो लोगों का मानना है कि वो सरकारी अगर कार्मिक बन जाएंगे तो उनके जीवन बदल जाएगा। एक्चुअली उनके जीवन में तब्दीली होती है, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में वो अंधियारा प्रसारित कर देते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि 100% में से 6 से 7% ये सेक्टर होने के बावजूद भी लोगों का इसके प्रति आकर्षण है, यूपीएससी है या आरपीएससी है, ऐसा क्यों है? तो ये रिसर्च गैप हमें पता लगाना कि एक्चुअली इसके पीछे जो है वो दूसरा आधार है कि वो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। तो ये रिसर्च गैप हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद आता है शोध प्राकल्पना क्या है, कि हम जो रिसर्च करना चाहते हैं, तो इसको सामान्य शब्दों को कि खोजने की, जांच करने की आपकी कल्पना क्या है जिसकी आप खोज करना चाहते हैं, आप सोच क्या रहे हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, इसको कहा जाता है रिसर्च हाइपोथेसिस, शोध प्राकल्पना। ये हाइपोथेसिस शून्य हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, सिंगल हो सकती है, प्लूरल हो सकती है, यानी कि एक वाक्यांश में भी हो सकती है, एक से ज़्यादा, 2-3 तरह के दृष्टिकोण भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। शून्य हाइपोथेसिस अब तक जो काम किया गया उसके बियॉन्ड हो सकती है, उससे संबंधित हो सकती है। इसका मतलब है कि रिसर्च में ये सवाल कि क्या काम करें, तो हाउ टू थिंक, जिसको हम कहते हैं सोचे कैसे या हमें कैसे सोचना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। यही रिसर्च हाइपोथेसिस है कि आपके पास आइडिया होना चाहिए, ब्रेन में विचार होना चाहिए कि जैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, अच्छा ठीक, करप्शन को कैसे मिटाएं, करप्शन को कैसे मिटाया जा सकता है। करप्शन के लिए कानून बनाने जाएंगे, करप्शन के लिए लोगों के चरित्र में परिवर्तन करना पड़ेगा, जैसे मैकियावेली कह रहे हैं ह्यूमन नेचर में चेंज करना पड़ेगा, या ह्यूमन नेचर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो वेपन मैकेनिज्म है स्टेट का, उसका यूज करना चाहिए। वो तो यूज कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा। तो जो गवर्नमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, उसमें अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी। लाइक हम सोचे ऑब्डुसमैन से लेकर आरटीआई और लोकपाल, लोकायुक्त, तमाम तरह के मैकेनिज्म क्या है, ये रिसर्च हाइपोथेसिस के रिजल्ट हैं कि वह शोध प्रकल्पना उन्होंने सोचा और उस पर काम किया, उससे आप परिवर्तन कर सकते हो कि राइट आरटीआई से क्या होगा। जितना, ये नहीं कह रहा है सब कुछ बदल गया, लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में ये हाइपोथेसिस अरुणा राय ने सोची कि अगर नागरिकों को ये अधिकार मिल जाए कि राज्य क्या कर रहा है इसके बारे में वो जानकारी मांग सकें, तो करप्शन की प्रक्रिया को कम किया जा सकेगा। तो इस हाइपोथेसिस पर काम किया। अब आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, रीटेस्ट कर सकते हैं। तो हाइपोथेसिस पूरे आपके रिसर्च प्रोजेक्ट की बोन है, उसकी रूट है, जिस पर पूरा प्रोजेक्ट तैयार होता है कि आपने क्या सोचा है। यही पर्सन आपको टॉपिक का चयन करने में मदद करता है, यही पर्सन आपको मेथड क्या यूज किए जाएंगे उस पर मदद करता है, और यह आपकी किसी स्थापित अब तक के सिद्धांत को चुनौती दे सकता है, उसको वेरीफाई कर सकता है, और उसके लिए क्रिटिकल
थ्योरी डिजाइन कर सकता है या नया आइडिया भी जनरेट कर सकता है। इसको कहा जाता है रिसर्च हाइपोथेसिस। अब जब आपने कल्पना की है, उस कल्पना से ही जुड़ी हुई आपकी रिसर्च क्वेश्चन होंगे। जो टॉपिक आपने ले लिया है, जिस पर आपने बातचीत की है, कि मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि जो शिक्षा पद्धति है, फूले और गांधी की शिक्षा पद्धति का आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो अब आपके रिसर्च क्वेश्चन होंगे कि गांधी की जो एजुकेशन मेथड था वो क्या था, फूले का एजुकेशन मेथड क्या था, गांधी और फूले की जो शिक्षा पद्धति है या शिक्षा संबंधित आइडिया, उसमें डिफरेंसेस क्या हैं, उनमें सिमिलरिटीज क्या है, और उन दोनों में से कौन सी शिक्षा भारत के लिए प्रासंगिक है सकारात्मक तब्दीली के लिए। ये हमारे रिसर्च के क्वेश्चन हैं। जैसा आप टॉपिक लोगे, जैसी आपकी हाइपोथेसिस है, कि मान लीजिए हमारी हाइपोथेसिस है कि फूले की शिक्षा पद्धति से भारत की शिक्षण व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है, या गांधीयन जो मेथड है एजुकेशन का वो अप्रासंगिक है, या उसको टेस्ट करना है, तो हमारे रोज शोध प्रश्न उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव से, उस टॉपिक से जुड़े हुए होंगे कि हम हमारे जो हाइपोथेसिस है उसको कैसे टेस्ट कर पाएंगे। उससे जुड़े हुए सवाल, एक दो तीन चार जो सवाल होंगे, वही सवाल आपकी रिसर्च की फाइंडिंग को साबित करेंगे। तो आप ये सवाल बनाएं, फिर उन सवालों का आप टेस्ट करेंगे आगे। इसको बोला जाता है रिसर्च क्वेश्चन। ऐसे सवाल जो प्रैक्टिकल हो, जिनके डाटा कलेक्ट किया जा सके, जिनका उत्तर खोजा जा सके, ऐसे सवाल होंगे, वरना तो सवाल अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। छठवां है शोध के उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्ट, क्यों रिसर्च करना चाहते हो, आप शिक्षा पर ही क्यों करना चाहते हो, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मोटो है, आप फूले की शिक्षा पद्धति पर क्यों करना चाहते हो, गांधी की शिक्षा पद्धति पर, दोनों का कंपैरिजन क्यों करना चाहते हो। ये जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं कि शिक्षा में बदलाव करना है, भारत की शिक्षण पद्धति में बदलाव करना है, उसकी प्रासंगिकता को बदलना है, उसके मूल आधार को बदलना है, उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाना है, अन्य देशों की तरह हमें शिक्षण और रिसर्च मेथड को चेंज करना है, ये आपके बहुत से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, उनको रिसर्च ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। अब जब आपने इतना कुछ कर लिया तो एक्चुअली आपके लिए रिसर्च मेथड क्या होगा। तो बहुत सी तरह से गुणवत्तात्मक होते हैं, मात्रात्मक होते हैं, मिश्रित होते हैं, क्वांटिटिव मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं, दोनों का मिक्स स्ट्रक्चर होता है, मिक्स्ड मेथड भी होते हैं। वो ओंटोलॉजी से जुड़े होते हैं और एक्लोजोलॉजी से जुड़े हो सकते हैं, एपिस्टोमोलॉजी से जुड़े हो सकते हैं। तो आप जो आपकी हाइपोथेसिस है और जो आपके रिसर्च क्वेश्चन हैं जिनका आप उत्तर खोजना चाहते हैं, तो कैसे खोजोगे, तो काम कैसे करोगे, यानी रिसर्च प्रोजेक्ट जो आपने बनाया उसका तरीका क्या होगा, कि आप तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करके दो के बीच कंपैरिजन करोगे, फिर आप कंक्लूड निकालोगे, आप हिस्टोरिकल एनालिसिस करोगे, आप डेस्क्रिप्टिव के माध्यम से उसकी वर्णनात्मक जो व्यवस्था उसके बारे में बातचीत कर रहे हो, आप साइंटिफिक मेथड का यूज कर रहे हो, आप डाटा कलेक्ट करने के लिए सर्वे करोगे या क्यूशनरी बनाओगे, केस स्टडी के रूप में काम करोगे, फील्ड में जाओगे, वहाँ से डाटा कलेक्ट करोगे। तो किस तरह से, क्या आपकी अनुभवात्मक पद्धति होगी, एम्पिरिकल मेथड होगा, क्या आपकी क्वेश्चनरी होगी, प्रश्नात्मक जो शोध पद्धति है वो होगी, क्या आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो प्रारंभिक जो आपके रेस्पोंडेंट हैं उन पर आधारित है, या केवल सैद्धांतिक है, या आप केवल फिलोसॉफिकल वे में दार्शनिक स्वरूप में बात कर रहे हैं, या आपका जो लीगल मेथड है, वैधानिक स्वरूप है, उसमें बातचीत करना चाह रहे हैं। तो शोध पद्धति क्या है, शोध पद्धति का मतलब है काम कैसे किया जाएगा, विषय सामग्री का संग्रहण कैसे होगा, विषय सामग्री के बारे में जानकारी कैसे जुटाएंगे, विषय सामग्री का विश्लेषण कैसे करेंगे, विषय सामग्री को डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो आपके रिसर्च करने की तकनीक क्या होगी, तरीका क्या होगा, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत होंगे, उनको आप संग्रहण कैसे करोगे, एक जगह कंपाइल कैसे करोगे, ये सब रिसर्च मेथड के अंतर्गत शामिल है। इसी को शोध पद्धति कहा जाता है। अध्याय विन्यास, अब आपने जो टॉपिक सोचा है उस टॉपिक को कितने स्टेप्स में आप फुलफिल करोगे, उसी को चैप्टराइजेशन कहा जाता है। कि मान लीजिए आपने सोचा कि फूले और गांधी की जो शिक्षण पद्धति है या शिक्षा व्यवस्था है या एजुकेशनल फिलोसॉफी है, उसका कंपैरेटिव स्टडी करना है। तो आप इंट्रोडक्शन होगा आपका, इंट्रोडक्शन के बाद आप पहले महात्मा गांधी की जो एजुकेशन फिलोसफी उसके बारे में बात करेंगे, दूसरा अध्याय हो गया। तीसरा अध्याय हो गया कि फूले की जो शिक्षण दर्शन है उसके बारे में बातचीत करेंगे। चौथा अध्याय हो गया कि फूले और गांधी की जो शिक्षण पद्धति, उन दोनों का तुलनात्मक
आप अध्ययन करोगे और 5वां अध्याय हो गया कि उनमें से कौन बेटर है, और तुलना करने पर आपको क्या गांधीयन फिलोसॉफी जो है एजुकेशन की वो बेटर लगती है, व्यवहारिक लगती है, सकारात्मक परिवर्तन संबंध लगती, या फूले की लगती, और क्यों लगती है। ये आपकी फाइंडिंग होगी, कंक्लूजन होगा कि आप किस मेथड को ज़्यादा प्रामाणिक वैज्ञानिक मानते हैं और क्यों मानते हैं। वो आपकी पहले हाइपोथेसिस हो सकती है गांधीयन अच्छा है तो उस हाइपोथेसिस पर काम करेंगे, अगर फूले की एजुकेशन फिलोसफी अच्छी है तो उस पर काम करेंगे, और अब तक जो काम हुआ है वो किस पर आधारित था और उसमें क्या क्या उससे परिवर्तन आए, उसमें क्या कमियां रहेगी, इसलिए कौन से मेथड को यूज करना चाहिए और उसमें हमें कैसे परिवर्तन करेंगे तो कैसे सकारात्मक बदलाव आएंगे। तो ये तौर तरीका है जिसको हम चैप्टराइजेशन कहते हैं। और अंतिम क्वेश्चन है कि हमारे रेफरेंसेज क्या होंगे, रेफरेंसिंग स्टाइल क्या होगी, बिब्लियोग्राफी क्या होगी। तो रेफरेंस क्या होते हैं? रेफरेंस का मतलब होता है कि जिस आइडिया पर हम रिसर्च कर रहे हैं उस आइडिया पर अन्य लोगों ने भी काम किया होगा, और वो काम आपका समर्थन करता है, आपके काम का उसका सत्यापन करता है, या अपोज यानी विरोध करता है, उसकी क्रिटिक्स करता है। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये दूसरे साहित्य का उद्धरण देना आवश्यक है, वाक्यांश देना आवश्यक है, जो कोटेशन है वो देना आवश्यक है, उनका रेफरेंस देना आवश्यक है, तो वहाँ वहाँ आप उनका यूज करेंगे। अब जहाँ आप ऐसे किसी आइडिया को जो दूसरे चिंतक का है, दूसरे शोधार्थी का है, दूसरे व्यक्ति का है, उसको आपको अपने रिसर्च में बताना होगा। इसी को संदर्भ कहा जाता है कि आपने ये लिखा कि गांधीयन शिक्षा जो है वो आधुनिक शिक्षा से अलग तालीम है। गांधी का ये मानना है कि वह ऑक्यूपेशनल एजुकेशन हो, फुले का भी ऐसा मानना है कि वो व्यावसायिक शिक्षा हो, वह कौशल पर आधारित हो, स्किल पर आधारित हो। तो ये उन्होंने किसी किताब में लिखा है, किसी आर्टिकल में लिखा है, किसी अपने ग्रंथ में लिखा है, उसके बारे में किसी सेकेंडरी सोर्स में लिखा है, तो उसके बारे में आप जिक्र करोगे कि यहाँ हिंद स्वराज में गांधी ने लिखा है, या अथवा यहाँ बावन काशी रत्नाकर, या किसान का कोड़ा, या गुलामगिरी में फूले ने यहाँ लिखा है। तो आपको रेफरेंस देना होगा कि ज्योतिबा फूले पुस्तक का नाम गुलामगिरी लिखी गई 1873 में, और पृष्ठ संख्या इतने पर ये बात लिखी गई है, और इसका प्रकाशन यहाँ से हुआ है, और इसके प्रकाशक का स्थान ये है। संदर्भ शैली यानी कि रेफरेंस देने का भी एक तरीका है। बहुत सी शैलियाँ होती हैं, लाइक एपीए स्टाइल कहा जाता है, एमएलए स्टाइल कहा जाता है, और तमाम तरह की शैली होती हैं। तो एक रेफरेंस देने का एक वैज्ञानिक तरीका होगा, उसके स्टेप्स होंगे मैथ्स की तरह, उन स्टेप्स के रूप में आपको रेफरेंस देना है। तो जो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में कि लाइक ज़्यादातर जो है अमेरिकन जो रेफरेंसिंग स्टाइल है, जिसमें आपको लेखक का सरनेम लिखना होगा, जैसे फूले, महात्मा, ज्योतिबा। फिर उसके बाद आपको कोष्टक में ईयर देना होगा कि 1873 1873। फिर कोष्टक बंद करने के बाद आपको लिखना होगा पुस्तक का नाम जो गुलामगिरी है। फिर मान लीजिए उसका प्रकाशन किया गया वाणी प्रकाशन, उसका आपको लिखना है। वह दिल्ली से है तो दिल्ली कोलन वाणी प्रकाशन, और उसके किसी वाक्यांश को आपने लिया है तो पृष्ठ संख्या 204। ऐसे ये एंड नोट के रूप में तो पूरा रेफरेंस है। इनटेक्स्ट रेफरेंस और आउटटेक्स्ट रेफरेंस दो तरह के होते हैं। आप कह दीजिए कि जो हम आर्टिकल लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने एक पृष्ठ लिखा, उस पृष्ठ के अंदर पंक्तियों के बीच आप कोई रेफरेंस देंगे जिसको शॉर्ट रेफरेंस कहा जाएगा, वो तो हो गया इनटेक्स्ट रेफरेंस। और उस चैप्टर या उस पृष्ठ को पूरा चैप्टर होने के बाद जो आप रेफरेंस देंगे उनको कहा जाएगा एंड नोट ए रेफरेंस, यानी कि अंत में दिए जाने वाले संदर्भ। और वो वही संदर्भ होंगे जो आपने चैप्टर के या टेक्स्ट के बीच में दिया है। तो टेक्स्ट के बीच में आपने मान लीजिए ये रेफरेंस दिया फूले 1873 और 204, यानी कि महात्मा ज्योतिबा फूले की पुस्तक है। पुस्तक का नाम यहाँ लिखना नहीं है, 1873 ईयर लिखा है, कोलन करके 204 आपने पृष्ठ संख्या लिखी। तो इन टेक्स्ट तो ऐसे हो गया फूले कोष्टक में जहाँ आपने बात लिखी उसके आगे कोष्टक बनाकर ब्रैकेट में फूले कोमा 1873 कोलन 204 कोष्टक पर, ये तो हो गया इन टेक्स्ट शॉर्ट रेफरेंस। अब सेम इसी रेफरेंस को चैप्टर के अंत में देना है एंड नोट के रूप में, तो वहाँ आप लिखेंगे फूले ज्योतिबा राव, फिर कोष्टक 1873, फिर किताब का नाम गुलामगिरी, फिर स्थान मान लीजिए दिल्ली,
और कोलन करके वाणी प्रकाशन पृष्ठ संख्या 204। इस तरह से ये हो गया संदर्भ शैली जो एंड नोट के रूप में दिया जाता है। अब इन टेक्स्ट में तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे यूज किया जाएगा वहाँ वहाँ आप रेफरेंस देंगे, लेकिन एंड नोट के रूप में जब आप रेफरेंस पूरे बना लोगे तो उनको व्यवस्थित करना होता है। हिंदी में उनको व्यवस्थित करने के लिए पहले स्वरमाला का उपयोग किया जाएगा। ऐसे लेकर अह तक अगर किसी लेखक का सरनेम है तो वो पहले आएंगे। फिर कैसे लेकर गे तक व्यंजन माला के जो अक्षरों के नाम हैं वो कैसे क्रम से लेकर गे तक क्रम में आएंगे, तो उनका 1 2 3 4 नंबर नहीं होगा। स्वरमाला के हिसाब से पहले ए वाले, फिर आ वाले, फिर ई वाले, ई वाले, ऊ वाले, इस तरह से होंगे एह वाले। ये रेफरेंस पहले होंगे और कैसे शुरू होने वाले, कैसे शुरू होने वाले, ऐसे आगे जो वर्ड हैं उन व्यंजनों से शुरू होने वाले, उनका एक सीक्वेंस होगा ताकि जो दूसरा पाठक है, लेखक देखना चाहता है वो उसको देख सके। ये उनकी संदर्भ शैली एंड नोट की स्टाइल है। तीसरा संदर्भ ग्रंथ सूची। ये पूरा आपका काम होने के बाद जो सभी चैप्टर हो गए, पूरा प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट के बाद एक बिब्लियोग्राफी होती है। देखिए संदर्भ है यहाँ पर, फिर ग्रंथ है और सूची है, यानी कि जिन रेफरेंसेस का आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़ किया है उन रेफरेंसेस की एक लिस्ट बनानी है। चैप्टर के अंदर आपने इन टेक्स्ट किया, चैप्टर के लास्ट में आपने एंड नोट किया। एंड नोट वाले सभी रेफरेंसेस को आप बिब्लियोग्राफी के रूप में डिज़ाइन करेंगे, रिपीट नहीं होंगे। मान लीजिए एक रेफरेंस 4 चैप्टर में आ गया तो बिब्लियोग्राफी में आपको 4 बार लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार ही लिखना है। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वहाँ आपको पृष्ठ संख्या देने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप वहाँ लिखोगे ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा, 1873, गुलामगिरी, दिल्ली वाणी प्रकाशन, पूर्ण विराम, सिर्फ इतना ही आपको लिखना। वहाँ भी आप सीक्वेंस में उनको डिजाइन करोगे कि पहले स्वरमाला, फिर व्यंजनमाला, फिर आपकी जो पुरातात्विक स्रोत हैं, प्रामाणिक स्रोत हैं, रेफरेंसेस बुक हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद आपके ऑनलाइन सोर्सेज हैं, पत्र पत्रिकाएँ हैं, क्वेश्चनरी, इन तमाम तरह के जो हैं वो सब आपको लास्ट में यूज करना है। तो इस तरह से रिसर्च प्रोजेक्ट करने के लिए हमने मुख्य रूप से 9 सवालों पर बातचीत की, जिसमें पहला सवाल था शोध का बिंदु का चयन कैसे करें, दूसरा सवाल था उपलब्ध साहित्य की समीक्षा कैसे करें, तीसरा सवाल था साहित्य के शोध अंतराल को कैसे ज्ञात करें, चौथा शोध की प्राक्कलपना क्या होनी चाहिए, पांचवां शोध के प्रश्न क्या होने चाहिए, छठवां उद्देश्य क्या हैं, सातवां शोध का मेथड पद्धति क्या है, आठवां अध्याय विन्यास चैप्टर कैसे बनेंगे, और अंतिम है संदर्भ, संदर्भ शैली और संदर्भ ग्रंथ सूची क्या है। तो इन 9 प्रश्नों को ध्यान में रखकर आप कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट माइनर या मेजर डिज़ाइन कर सकते हैं और उस रिसर्च प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हैं। उसके लिए आप फेलोशिप ले सकते हैं, अध्यावृत्ति ले सकते हैं, रिसर्च ग्रांट ले सकते हैं और थ्योरी को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये था रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करने का एक छोटा सा तरीका, जो मुझे ख्याल है बेशक आपको पसंद आया होगा और विशेष रूप से आपको रिसर्च के फील्ड में उतरने से पहले इन बेसिक रिसर्च के टर्म्स के बारे में मालूम होना चाहिए। वही हमें काम करने के तौर तरीके के बारे में बताता है। थैंक यू सो मच।